ओके जी, इससे पहले हमने जो है ये सारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको पढ़ा था। अब हम प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जो है वो देख रहे होंगे। एंड इसका फॉर्मूला या उसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है जिससे पहले जैसे हमने डिमांड के अंदर पढ़ा था। बिल्कुल इसी तरह से ये सप्लाई के अंदर जो है हम इसको देख रहे होते हैं। और वो क्या है कि हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। ठीक है, ये एक सिंपल सा परसेंटेज चेंज, और जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये इससे पहले वो कंज्यूमर का था प्राइस सेंसिटिविटी, और ये जो होगा आपका सेलर का प्राइस सेंसिटिविटी है। ठीक है, एक सिंपल सा आपको ये है, एक प्राइस ये सप्लाई है, और ये इसका एक पॉइंट है। जाहिर बात है अलोंग द सप्लाई कर्व सारे के सारे ये क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ती है फॉर एग्जांपल 8% से, और जो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है वो 16% से है, तो इट मीन्स के जनाब ये इसकी सप्लाई इलास्टिक है। ठीक है, तो ये जो है इलास्टिक सप्लाई कर्व जो है ये कहला रहा होगा कि क्योंकि 16% क्वांटिटी में चेंज आया है सप्लाई के प्राइस के थोड़े से बढ़ने की वजह से। ठीक है, और इसमें भी अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, जैसे ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज फॉर एग्जांपल आपका ये कहें कि जनाब एंड पॉइंट है, तो ये आएगा। लेकिन अगर हम एंड पॉइंट और इसको ये जो अगला जो पॉइंट है ये जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिलाल? सर ये पुरानी स्लाइड दिखाई है इससे पहले वाली। सॉरी, नहीं दूसरी वाली थी सर। इसकी बात कर रहे हैं? जी सर। हाँ सही पूछेंगे। था सही है सर, ये आपने पढ़ा दिया था ना पहले ही। जी ये सप्लाई का नहीं पढ़ाया था, लेकिन जाहिर बात है आप डिमांड और सप्लाई का है, इसके अंदर एक पॉजिटिविटी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। ये थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर बात है कि हम जो देख रहे होते हैं वो इसके इंटरेक्शन के साथ देख रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा सप्लाई को देखेंगे फिर इसके इंटरेक्शन का एनालिसिस करेंगे कि अगर डिफरेंट इलास्टिटीज के ऊपर जो इनका इंटरेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, और ये किस तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर इसको यूज मतलब किया जा रहा होता इसका है। नेगेटिव इम्पैक्ट आता है सप्लाई पे। नहीं नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तो जाहिर बात है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका सप्लाई कर्व कुछ इस तरह का है तो उसमें तो एक पॉजिटिव एक नज़र आ रहा है ना कि प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी सप्लाई जी जो जी। है वो ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप प्राइस लेकिन थोड़ी ये सी तो बढ़ सर, जी जी, जी, ये तो क्वांटिटी डिमांडेड थी ना। नहीं नहीं, ये क्वांटिटी अब हम सप्लाई के लिहाज से देख रहे हैं ना। अच्छा सही देखिए है। वो हमने पकड़ लिया, अब आप उसको बिल्कुल उसको भूल जाएं अभी थोड़ी देर के लिए, और अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाई जो है प्राइस के बढ़ने की वजह से ये किस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसका भी सिंपल बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर प्राइस इस ये असल में हमने जो डिमांड में तो बहुत ही डिटेल से किया था कि जनाब मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके अलावा एग्जांपल से बताया कि जनाब के इलास्टिक डिमांड कैसे होता है, इन इलास्टिक डिमांड का शेप क्या होता है और वो किस तरह से उसकी वैल्यू आ रही होती है। और यूनिट इलास्टिक जो है डिमांड कर्व का हमने बताया था आपको, बिल्कुल इसी तरह से ये आपका सप्लाई कर्व का इसके ऊपर कि सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक व्हेन द सप्लाई के जो उसका जो जो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है अगर वो 1 आती है तो जाहिर है कि वो यूनिटरी इलास्टिक है। और अमूमन जो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व ये जो आ रही होती है ये कॉस्ट की वजह से जो है वो आ रही होती है। जी किसी ने भी हैंड रेज किया था, मैंने नाम नहीं देखा। जी कुछ कहना चाह रहा है कोई? जी गोविंदा। अच्छा, इसमें भी अगर जैसे प्राइस बढ़ती है तो एक लिमिट तक सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं ना, उसके बाद हम नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्या इससे इसके हम जो नेक्स्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे किसी और लेक्चर्स के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक चीज़ की वजह से, हम यहाँ पर वो चीज़ पढ़ रहे हैं कि जब ये चीज़ सप्लाई हो चुकी है, सप्लाई होने जा रही है, प्रोड्यूस हो चुकी है। क्योंकि जाहिर बात है ओके देखिए सर। कोई चीज़ सप्लाई बढ़ेगी तो उसके अंदर लैंड लेबर कैपिटल हर चीज़ का एक
सारे इनपुट्स के साथ मिलकर बिल्कुल ही एक सर, कोई तो प्रोडक्ट मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो हम एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं सप्लाई, उसके बाद हम नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ओके सर। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि जनाब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है अगर 1 है तो वो यूनिट इलास्टिक कहला रही होगी, यूनिटरी इलास्टिक कहला रही होगी। और अगर सप्लाई इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो जाहिर बात है इलास्टिक सप्लाई कहलाएगी। और अगर लेस देन 1 है तो वो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व कहला रहा होगा। ठीक है, ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व ये बहुत कॉमन है सप्लाई के अंदर। और ये इस वजह से होता है क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट जिस रेशियो से बढ़ती है उसी रेशियो से जाहिर बात है क्या कहते हैं अपनी प्राइस भी बढ़ा देता है, और उसी रेशियो से जो है वो उसका आप समझें कि सप्लाई भी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है सर जी। सर इलास्टिक और इलास्टिक सप्लाई के एक एग्जांपल दे दें आप। अभी हम देख रहे हैं उसके ऊपर आएंगे ना, एग्जाम्पल के ऊपर भी आएंगे ओके इंशाल्लाह। सर। ठीक। अच्छा जी, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब वैरायटी ऑफ सप्लाई कर्व्स के बारे में थोड़ा सा है कि जनाब कि ये हम पॉजिटिव स्लोप के साथ वर्टिकल से शुरू होते हैं बिल्कुल और एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है और सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा। वर्टिकल सप्लाई कर्व का मतलब ये है कि सप्लाई कर्व इन इलास्टिक है, जैसे बिल्कुल डिमांड के अंदर होता है। ठीक है, और इसी तरह से सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये इन्फिनिटी हो, इनफाइनाइट जो है उसकी वैल्यू आएगी क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर में वो वैल्यू 0 होगी। तो वो सप्लाई कर्व जो है वो इलास्टिक कहला रहा होगा। और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से डिमांड कर्व भी अगर बिल्कुल फ्लैट है तो वो भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहला रहा होगा। और जितना ज़्यादा इसका मतलब ये है कि फ्लैटर होगा वो उतना ज़्यादा उसकी जो है इलास्टिसिटी होगी, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है, जैसे कि डिमांड कर्व के अंदर था कि प्राइस कुछ भी हो जाए लेकिन ये सप्लाई इतनी ही रहेगी। ठीक है, ये शॉर्ट रन के अंदर जो है ये एग्रीकल्चर के बारे में जो है वो कहा जा सकता है कि प्राइस इसकी जितनी भी हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसकी क्वांटिटी सप्लाई इतनी होती है कि फॉर एग्जांपल कि जनाब जैसे एक हम वीट की एग्जांपल देते हैं। वीट का एक सीज़न है, वो सीज़न है जब क्रॉप शुरू होती है, फिर एक सीज़न आता है, एक टाइम फ्रेम आता है कि जनाब कि जब इसकी ये एक सप्लाई है इसके ऊपर, मतलब ये कि वो सारी की सारी क्रॉप मार्केट के अंदर आ गई। तो वो समझे कि वो फिक्स है, वो इस पर अगर मजीद बढ़ानी होगी तो उसके लिए क्या करना होगा, वो जाहिर है कि फिर वो तो नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो प्राइस जितनी भी हो, कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो, सप्लाई जो है उसकी शॉर्ट रन के अंदर बिल्कुल उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जनाब फॉर एग्जांपल 10% प्राइस में इंक्रीज कर दिया लेकिन क्वांटिटी सप्लाई के अंदर बिल्कुल कोई इजाफा नहीं हुआ, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो इट मीन्स कि जो वर्टिकल सप्लाई कर्व होगा और परफेक्टली इन इलास्टिक जो होगा उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी 0 होगी, वो एक वर्टिकल होगा। अच्छा, ये वर्टिकल तो नहीं है लेकिन ये क्लोज टू वर्टिकल है। इसमें क्या हो रहा है कि जनाब अगर प्राइस अगर चेंज की 10% के लिहाज से, तो इसमें जो क्वांटिटी सप्लाई में जो इजाफा हो रहा है या चेंज आ रहा है वो लेस देन 10% का है। और ये लेस देन 10% की वजह से हम क्या कहेंगे इसको कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो लेस देन 1 होगी। इसलिए कि ये न्यूमरेटर के अंदर अगर वो डिनोमिनेटर से कम वैल्यू है तो वो लाजमी तौर पर 1 से कम होगी। ये जो है इन इलास्टिक डिमांड ही कहला रहा होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी 1 से कम है तो इस 1 से कम होने की वजह से इसकी जो ये जो पूरा जो शेप कहला रहा होगा वो इन इलास्टिक सप्लाई कर कहला रहा होगा। इसके बाद आते हैं हम ये यूनिट इलास्टिसिटी के ऊपर। यूनिट इलास्टिक किस तरह से होगा कि आपने 10% जो है वो प्राइस में इसका इंक्रीज किया और 10% के इजाफे की वजह से जो आपका जो क्वांटिटी सप्लाई भी जो इसमें जो चेंज आया वो भी 10% से आया है। तो 10% डिवाइड बाई 10% विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो है एक आप समझें कि ये एक यूनिटी इलास्टिक या इंटरमीडिएट इलास्टिसिटी इसको कहला रही होती है। तो ये एक ये ऐसा सप्लाई के अंदर ऐसा केस इनपुट कॉस्ट के बढ़ने की वजह से ज़्यादातर होता है। ये है रिलेटिवली फ्लैटर है ये, बट नॉट परफेक्टली फ्लैटर। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है कि आप समझें कि प्राइस अगर 10% में इजाफा हो जाता है लेकिन जो इसकी सप्लाई जो बढ़ेगी वो
मोर देन 10% होगी, तो जिसकी वजह से इसका जो आंसर जो आएगा वो लाजमी तौर पे क्या होगा, 10% से ज़्यादा होगा। 10% से ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो ओवरऑल जो वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब ग्रेटर देन 1 होगी किसी उसकी जो वैल्यू है प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या होगी, वो इलास्टिक सप्लाई कर्व कहला रहा होगा। और फिर एक अगला जो केस आ जाता है वो परफेक्टली, जिसके अंदर की परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से है इसमें कि प्राइस कुछ भी हो जाए, प्राइस फिक्स है, उसका क्वांटिटी से जो है कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अंदर ग्राफिकली यही नज़र आता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी और समथिंग एल्स, कि जो इसमें जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी में वो इनफाइनाइट है, कुछ भी चेंज हो, लेकिन प्राइस में जो चेंज है वो ज़ीरो है। कोई चेंज ना होने के बावजूद भी जो है यहाँ चेंज ज़ीरो, लेकिन इसके बावजूद भी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो अब समथिंग अपॉन ज़ीरो विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व होता है वो इस तरह का होता है। ये अमूमन रियल वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, इसकी एग्जांपल तो जाहिर है कि इसका मिलना बहुत मुश्किल है इसके अंदर, सप्लाई के अंदर। सही है, लेकिन बस ये एक है इसके ऊपर कि जो आपका जो सप्लाई कर्व वेरी करेगा वो किसके दरमियान करेगा, वो आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में करेगा। जी कोई पूछना चाह रहा है? सर इसका एक समरी दे देंगे? सप्लाई की? जी सर। ओके चलें ठीक। कोई और भी पूछना चाह रहा था कुछ? जी गोविंदा जी पूछे, आप क्या पूछ रहे हैं? नो सर, पहले वाला गलती से रेजेंट था। दोबारा कहिए। सर पहले हैंड रेस किया था ना, तो लोअर करना भूल गया था, सॉरी। ओके कोई बात, ठीक है जी। ग्रेटर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसमें थोड़ी सी कुछ एग्जांपल दी हुई है, हम इसके ऊपर जो है वो एक एग्जांपल दे देते हैं कि जनाब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कहाँ पे ज़्यादा, द मोर इजीली सेलर कैन चेंज द क्वांटिटी दे प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जनाब की सप्लाई ऑफ बैरियर टाउन प्रॉपर्टी हार्डर टू वेरी एंड दस लेस इलास्टिक देन सप्लाई ऑफ न्यू कार्स। कि एक कार की जो फैक्ट्री है उसके अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और आपको अगर डिमांड कुछ बढ़ जाती है किसी भी वजह से, आप उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आप सिर्फ जो है वहाँ पर 12 आवर जो है वो काम हो रहा था, तो आप टाइम बढ़ा देते हैं उसका और उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी हाइपोथेटिकली क्या मैंने कहा है कि बैरियर टाउन है या कोई भी इस तरह का जो है कि जहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है या जहाँ पर घर बना के दी जा रहे, तो वो एक लैंड है और वो फिक्स्ड है, उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि जनाब के और ज़्यादा उसके ऊपर घर बना के दिए जा सके। तो जाहिर है कि वहाँ की सप्लाई जो होगी बिल्कुल लिमिटेड होगी। तो जाहिर है कि जो टाउन में जो प्रॉपर्टी है इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम है। इसकी इलास्टिसिटी जाहिर है कि ये नहीं होगा कि प्राइस बढ़ने की वजह से जो है क्या कहते हैं इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी या क्या किसी और भी वजह से इसकी सप्लाई बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। और जबकि जो कार की जो मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी ऐसी एक एग्जाम्पल के तौर पर कार की जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर की जाती है किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर जो है इसको उसका जो प्राइस के साथ जो सेंसिटिविटी होगी वो जाहिर है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होने से मुराद ये कि प्राइस कुछ भी चेंज हो रही हो तो लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ सकती है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं ये प्राइस इज ग्रेटर देन इन द लॉन्ग रन देन इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर ये जो है वो ज़्यादा होती है आपकी प्राइस, शॉर्ट रन के अंदर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था इसके अंदर एग्रीकल्चर में ख़ास तौर से और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इनफैक्ट कि लॉन्ग रन के अंदर जो है आप मज़ीद फैक्ट्रीज जो है वो लगा सकते हैं और इसकी वजह से आप अपनी सप्लाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। एक्टिव लर्निंग एग्जांपल के तौर पे सप्लाई ऑफ बैरियर टाउन प्रॉपर्टी इज इनइलास्टिक, द सप्लाई ऑफ न्यू कार्स इलास्टिक। ठीक है ना। और सपोज पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज डिमांड फॉर बोथ गुड्स डबल एट ईच प्राइस क्वांटिटी। तो इसमें जो प्राइस सबसे ज्यादा किस वजह से चेंज होगी, मतलब ये दो कंडीशंस है, हमें पता है कि इसकी इनइलास्टिक है, इसकी इलास्टिक है।
और पॉपुलेशन डबल हो गई, मतलब ये है कि आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है। तो उस डिमांड कर्व पे शिफ्ट होने की वजह से क्या चीज़ ज़्यादा चेंज होगी, प्राइस ज़्यादा चेंज होगी या क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा चेंज होगी। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि बहरिया टाउन का जो प्रॉपर्टी का जो है वो इनइलास्टिक सप्लाई है उसकी, ठीक है। तो इसकी वजह से फॉर एग्जांपल इस प्राइस पी के ऊपर जो ये क्वांटिटी सेल हो रही थी, अब उसमें क्या हुआ कि डिमांड जो है वो चेंज होगी, डिमांड बढ़ गई। इस डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ये होगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या है कि प्राइस P1 से P2 तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत कम बढ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जनाब कार्स के ऊपर कि जनाब उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से और जबकि डिमांड शिफ्ट हो जाती है फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके आबादी के बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से, तो फिर क्या होगा कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी जो आपका जो मार्केट के अंदर जो सप्लाई और डिमांड जहाँ पर उसको मीट कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले वाले केस के अंदर क्या हो रहा था कि प्राइस ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि जो सप्लाई कर्व इनइलास्टिक था और क्वांटिटी कम हो रही थी, और यहाँ पर जो है ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी, इसका मतलब ये है कि सप्लाई अगर ज़्यादा इनइलास्टिक होगी तो फिर ओवरऑल कंडीशन भी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर। सर इसके अंदर तो सप्लाई बढ़ रही है, इन इलास्टिक के अंदर भी। जी जी ओ सॉरी, क्वांटिटी बढ़ रही है, आई मीन। जी जी, ये क्वांटिटी बढ़ने जी की बात है। सर, आप कह रहे हैं ना क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी कम का हो रही है, क्वांटिटी नहीं नहीं बढ़ नहीं रही है। नहीं 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 नहीं, प्राइस जिस लिहाज से बढ़ रही है उस तरह से क्वांटिटी सप्लाई जो है वो उसके मुकाबले कम हो रही है। मैं इसका कंपैरिजन कह रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस ज़्यादा सही बढ़ी है, सर। क्वांटिटी कम बढ़ी है, और दूसरी साइड के ऊपर प्राइस कम बढ़ी है, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी है, ये बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये सही। कंडीशन आ जाते हैं हाउ द प्राइस सप्लाई कैन वेरी। अब ये जाहिर है कि ये डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर सप्लाई कर्व चेंज होता रहता है। इसके ऊपर जनाब ये है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर कि जहाँ पर आपका प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन इसकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ज़्यादा चेंज हुई है। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नहीं जनाब, जब आप इस पॉइंट के ऊपर पहुँचे हैं तो प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन जो सप्लाई जो है वो कम बढ़ रही है। यहाँ पर आके वो उसका ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज़रा इसकी यहाँ पर कम है। ये शॉर्ट रन में इस तरह से होता है ज़्यादा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फैक्ट्री लगाई है जिसके अंदर एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और आपने कुछ जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया है, लेकिन क्योंकि वो शुरू का वक्त है तो जब प्राइस मार्केट में बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो आप शुरू शुरू के अंदर तो बहुत तेज़ी से आप जो है प्रोडक्शन बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर जब आप जिस जिस तरह से उस कैपेसिटी के करीब पहुंचते रहते हैं तो फिर आप उस वक्त ही थोड़ी सी प्राइस बढ़ाते हैं जब प्राइस कोई एक्सेसिवली जो है इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा हो, तो फिर आप प्राइस को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। ये हम इस पढ़ेंगे, एक नेशनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होता है ये हर किसी के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है ये एक तकरीबन हर इकोनॉमिक इश्यूज में और हर इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। यहाँ पर भी यही है कि जिस जिस तरह से जो है ये प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अब जो प्रोडक्शन बढ़ेगी वो प्राइस से लेस सेंसिटिव होती चली जाएगी एज कम्पेयर टू कि जो कि आपके शुरू में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी प्राइस के। थोड़ी सी प्राइस चेंज होने की वजह से ज़्यादा हुई और यहाँ पर आके प्राइस ज़्यादा चेंज होने के बावजूद भी आपकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। और ये होता किस वजह से, वही कैपेसिटी लिमिट जैसे मैंने आपको बताई कि वो कैपेसिटी लिमिट की वजह से इस तरह से होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हमने पढ़ी तो थी इससे पहले भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें से एक दो चीज़ें ये रह गई थी कि इससे पहले जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो देखा था वो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कार की बात की या वीट की बात की तो उसकी अपनी ही प्राइस के ऊपर बात की कि उसके अपने प्राइस के लिहाज से उसकी डिमांड क्या होगी। लेकिन जो डिमांड चेंज होती है जाहिर है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती बल्कि कुछ और डिफरेंट सिनेरियोज भी होते हैं कि जिसकी वजह से वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आपकी इनकम चेंज हो जाती है तो फिर भी आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अब वो इनकम कम भी हो सकती है तो भी चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी,
और अगर उसकी जो है क्या कहते हैं इनकम बढ़ जाती है और फिर जो है क्या कहते हैं अगर आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं तो जाहिर बात है कि वो भी उसकी वजह से भी डिमांड जो है वो चेंज हो गई। तो इसमें यही होता है कि जनाब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिख रहे होते थे फॉर्मूले में। अब यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर उसकी वैल्यू जो है इलास्टिसिटी की जो है क्या कहते हैं कोई कमोडिटी है और आप में जो उसकी डिमांड चेंज हुई है वो इनकम की वजह से हुई है तो आप समझें कि वो एक नॉर्मल गुड है। लेकिन अगर आपके इनकम जो है सॉरी पॉजिटिव है, अगर इनकम अगर उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है अगर ये रिलेशनशिप आ रहा है पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि वो गुड नॉर्मल गुड है। अब उसकी इलास्टिसिटी की कोई भी वैल्यू हो, इससे कोई इतना मसला नहीं है कि वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल गुड है। लेकिन अगर इनकम की वजह से, इनकम के चेंज होने की वजह से आपका जो है वो रिवर्स चेंज हो रहा है किसी गुड की डिमांड का, तो वो जाहिर है कि इन्फीरियर गुड कहला रही होगी। कि जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं, या आपकी इनकम कम होती है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल क्या दी कि फॉर एग्जांपल कि जनाब अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो फिर आप जो है क्या कहते हैं कार यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप कार को ड्रॉप कर देते हैं और बाइक को जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर बाइक जो हो गई वो इन्फीरियर गुड हो गई कि इनकम आपकी बढ़ी लेकिन बाइक की डिमांड कम हो गई। या अगर आपकी इनकम कम हुई और आप बाइक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब बाइक की डिमांड बढ़ गई। तो ये जो अपोजिट क्या कहते हैं डायरेक्शन में जो रिलेशनशिप आ रहा होता है ये इन्फीरियर गुड के लिए होता है। तो अगर ये नेगेटिव है ओवरऑल तो जाहिर बात है इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है वो इन्फीरियर गुड कहला रही होगी। और अगर ये डायरेक्ट जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है तो इट मीन्स कि जनाब ये एक नॉर्मल गुड है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जी कोई कुछ कह रहा है? जी आपने वो पॉजिटिव रिलेशन का बताया वो रिपीट कर देंगे इंफीरियर और नॉर्मल वाला। जी देखिए इन्फीरियर गुड उसको कहते हैं हम कि जनाब उसका रिलेशनशिप इनकम से होता है, प्राइस से नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है लेकिन उसकी डिमांड आप कम करते हैं तो इट मीन्स कि जनाब कि वो प्रोडक्ट जो है वो इन्फीरियर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मोटरसाइकिल की और कार की, आपकी इनकम बढ़ गई, आप कार यूज़ कर रहे हैं और मोटरसाइकिल आपने ड्रॉप कर दी है, मतलब इनकम बढ़ने की वजह से आपकी मोटरसाइकिल की डिमांड जो है वो कम हो गई। इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा, मोटरसाइकिल एक इन्फीरियर गुड होगी एज कम्पेयर टू कार, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके जी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर जनाब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि जनाब के आपकी डिमांड जो इफेक्ट हुई है एक प्रोडक्ट एक्स की वो किसी दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से इफेक्ट हुई है, सही है। और ये किसकी वजह से होगा, सब्स्टिट्यूट की वजह से होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपको टमाटर की वैल्यू जो है प्राइस बढ़ती चली जा रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आप फौरन क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो क्या होगा, फिर आप दही को जो है ज़्यादा घरों में जो है वो यूज़ हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि जनाब के कि ये चेंज इन डिमांड ऑफ टोमेटो ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ जो आपका यूगर्ट है उसकी वजह से, ठीक है। कि यूगर्ट की प्राइस ली जाएगी, मतलब चेंज इन डिमांड। अब होगा क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ फर्स्ट गुड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट गुड हियर इज टोमेटोज, percentage change in quantity demand of tomatoes divide by percentage change in the price of second good that is yogurt। तो जनाब योगर्ट की वजह से जो आपको इसके अंदर चेंज हुआ है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है वैल्यू कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। और अगर ये जो है नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो गुड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो कि अमूमन जॉइंटली यूज़ किए जाते हैं, या फिर यह है कि अगर एक चीज़ को अगर आप यूज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ के ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट के बैट की डिमांड अगर कम होगी तो जाहिर बात है क्रिकेट बॉल्स की डिमांड भी खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल की डिमांड भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो आ रही होती है कि परसेंटेज चेंज के, या फिर ये आप जैसे मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ से
कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपकी कार की जो है क्या कहते हैं डिमांड कम हो जाती है, कार के ऊपर ट्रैवल करने का जो आपका डिमांड है इस सर्विसेज का वो कम हो जाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि एक की प्राइस बढ़ी है लेकिन डिमांड दूसरे की कम हुई है। ठीक है, तो वो जाहिर बात है क्या आएगा, वो तो नेगेटिव ही आएगा उसकी वैल्यू। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इलास्टिसिटी की तो फिर इसका मतलब है कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी एक एग्जांपल के साथ, एप्लीकेशन के साथ। मेरा ख्याल है कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया कि वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, अब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से डिमांड सप्लाई को और उसकी इलास्टिसिटी को यूज़ करते हुए पॉलिसी बना रही होती है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज बस ये एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैन गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग बी बैड न्यूज़ फॉर फार्मर्स। सही है, गुड न्यूज़ क्या है कि जनाब एक नई वैरायटी जो है रिसर्च के बाद इंट्रोड्यूस हुई है वीट की, और उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है पर एकड़ जो है वो 20% बढ़ जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर 1 एकड़ के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल के 1 टन जो है वो प्रोड्यूस होती थी गंदम, तो अब वो जो है 1.2 टन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और जबकि प्राइस भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है ना, क्या हो रहा है इसके अंदर कि सप्लाई कर्व जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ। ठीक है, अभी हम ये जब ग्राफ की तरफ जाएंगे तो फिर हम जो है क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। अब उसमें से क्या हुआ, हायर क्वांटिटी एंड लोअर प्राइस, की प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, लो हो जाएगी। ठीक है, डिमांड अब दूसरी तरफ क्या है कि डिमांड उसकी इनइलास्टिक है। एक तरफ क्या हुआ है कि सप्लाई कर्व जो है वो क्या है, शिफ्ट हो रहा है, और वो है भी क्या, इलास्टिक है। वो उसकी जो इलास्टिक सप्लाई जो है उसकी इलास्टिक है, जबकि दूसरी कंडीशन ये है कि डिमांड इन इलास्टिक है। सही है, अब क्या होगा, जब डिमांड इन इलास्टिक होती है और अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो क्या होता है, रेवेन्यू उसका कम हो जाता है। यही होता है ना जिससे पहले हमने पढ़ा था। तो क्या होगा इसके ऊपर कि जाहिर बात है कि फार्मर को नुकसान हो जाएगा और फिर वो अगले साल उसे क्रॉप नहीं करेगा। इसको हम इसमें दिखाते हैं इस तरह से, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये टोटल इनिशियल कंडीशन थी $3 और 100 थी। अब क्या हुआ है कि जनाब सप्लाई बढ़ गई इसकी, जो नई जो एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसकी वजह से उसकी पर एकड़ रीड बढ़ गई थी, उसमें क्या हुआ कि अब उसकी सप्लाई कम हो गई। तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो $3 से कम होकर $2 हो गया है, और ये 110 के ऊपर आ गई है इसकी सप्लाई भी। लेकिन इसकी डिमांड जो है ना इनइलास्टिक है एज कम्पेयर टू ये। हाँ बिलाल, ये मैं पहले इसको जरा एक्सप्लेन करूँ फिर बात करते हैं। तो $3 से $2 हुई। पहले क्या था, $3 को और 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 300। रेवेन्यू कितना था, 300। अब इसके बाद प्राइस कम होकर $2 पे आ गई है, और जो इंक्रीज हुई है 110 हुई है इसकी सप्लाई जो इंक्रीज हुई है। अब रेवेन्यू कितना आ रहा है, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 220। ठीक है, तो रेवेन्यू इसका बहुत कम हो गया, 300 से कम होके कितने पर आ गया, बिल्कुल 220 पर आ गया। किस वजह से, इसलिए कि उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, कि जितनी भी प्राइस अगर हो जाए, जैसे कि हमारे वीट की है कि प्राइस अगर कम भी हो जाएगी तो हमको वीट को ज्यादा यूज करना नहीं शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जनाब वीट जो कि फार्मर ने इस साल उगाया था नई वैरायटीज के साथ, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उसकी जाहिर बात है कि इस सेम अमाउंट के ऊपर जो है वो इसी प्राइस के ऊपर सप्लाई, अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, उसने ज़्यादा सप्लाई की, और इस ज़्यादा सप्लाई की वजह से क्या हुआ, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ कि अब जो पहले $3 पे कट कर रहा था डिमांड सप्लाई एक दूसरे को, अब जो है वो $2 पे कर रहा है। $2 यानी कि मार्केट प्राइस इसकी हो गई। $2 की मार्केट प्राइस की वजह से सप्लायर को जो अब मिल रहा है रेवेन्यू वो 220 मिल रहा है। पहले उसका रेवेन्यू 300 था, अब उसका रेवेन्यू 220। इसका मतलब है कि उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। जब ये नुकसान होता है एग्रीकल्चर के अंदर तो फिर क्या होता है, जाहिर है कि फिर नेक्स्ट ईयर जो है इसकी क्रॉप जो है वो बेहतर
नहीं आती है। ठीक है, ये एक मिनट, इसको रहने दो, छोड़ो। ये एक एग्जांपल मेरा ख्याल काफ़ी थी, फिर एक थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, उसको रहने देते हैं कि वो ओपेक की ऑयल प्राइस किस तरह से ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अच्छा जी बिलाल कुछ कह रहे थे आप। अच्छा, इसके सवाल से पहले मैं एक चीज़ सर और भी एक चीज़ मैं एक और कहना चाह रहा हूँ कि ये सेकंड का भी मुझे जितने लोग मौजूद हैं अपनी अटेंडेंस इस तरह से दोबारा जो है क्या कहते हैं इसके अंदर मार्क करते हैं फौरी तौर पर। और मेरे पास अभी ये 6 मिनट है, उसके बाद ये फिर ये दोबारा 40 मिनट पूरे हो जाएंगे इसके। जी फरमाइए। जी बिलाल कहिए। सर मैं ये एप्लीकेशन समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ पूछिए, क्या सवाल है आपका। सर मुझे समझ ही नहीं आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सप्लाई कर्व जो है वो इलास्टिक है, डिमांड कर्व इन इलास्टिक। अब कंडीशन ये हुई है कि जनाब वीट की एक नई, ये वीट की है ये कंडीशन जो आपको ब्लू लाइन में नजर आ रही, इनिशियल कंडीशन। अब हुआ ये कि जनाब के एक चीज इस तरह से आई है कि नई सीड एक इंट्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से पहले जो 1 एकड़ जो जमीन थी उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कि 100 टन जो है वो काश्त होती थी, उसकी जो प्रोडक्शन आती थी। लेकिन ये वैरायटी ऐसी है कि ये बढ़ गई है अब इसकी अब ये 120 तक ये जो है पर एकड़ जो है ये यील्ड आ सकती है, इसकी इसकी प्रोडक्शन जो आ सकती है वो इतनी आ सकती है। अब क्या होगा, तो जाहिर बात है कि फार्मर क्या करेंगे, वही वाली सीड यूज करेंगे ना, ताकि ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलने चाहिए। सिंपल सी एक चीज है ना, कि ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा, अगर प्राइस वही होती है तो वो उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस कर ली। जब उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस कर ली, मतलब लेकिन उस प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वही रहेगी ना, मतलब। जी कॉस्ट वही रही उसके ऊपर, इस वजह से उन्होंने, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है। जब प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, प्राइस कोई चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब यह है कि जनाब सप्लाई कर्व हो गया शिफ्ट। अब जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है तो देखिए इस प्राइस के ऊपर $3 के ऊपर जब ये प्राइस थी, यहाँ पर क्या हो गया, ये सरप्लस प्रोडक्शन आ गई। जितनी डिमांड है $3 के ऊपर, सप्लाई उससे ज्यादा है, तो जाहिर बात है इसकी इंटरनेशनल जो सॉरी ओपन मार्केट में इसकी प्राइस कम हो जाएगी और कहाँ पर आ जाएगी, $2 पे आ जाती है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है। सर एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म। मतलब इसमें इससे होगा ये कि इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आ जाएगा और सरप्लस हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हाँ मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई करने के लिए प्राइस कम करेंगे ताकि ज्यादा जी क्वांटिटी हाँ बिकना बिल्कुल। शुरू हो जाएगी। हाँ ये लॉजिक है हाँ, ना। कम करेंगे नहीं, ये कम हो जाएगी खुद ही। ठीक है ना, सप्लाई ज्यादा है तो कम हो आप उसको जाएगी, सही कैसे है। जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे खरीदें कि प्राइस नीचे आ जाएगी। अब जो मतलब इक्विलिब्रियम, सर हाँ नहीं, जैसे कंपनीज होती हैं वो तो खुद प्राइस कम करती है ना। जी बिल्कुल। हाँ ना, अट्रैक्ट करने के लिए बेचना है ना, फौरी तौर पे बन के तो आ गया, उसको जाया तो नहीं करना है। वही ना सर। सही ना। तो अब ये है कि जनाब प्राइस अब आ गई नीचे, प्राइस आ गई $2 के ऊपर, $2 के ऊपर आ गई और टोटल सप्लाई है जनाब 110। तो रेवेन्यू कितना होगा, 2 × 110, यही होगा ना। ये हो गया $220। जब प्राइस थी $3 तो सप्लाई कितनी थी, $100। तो उस वक्त रेवेन्यू कितना था, 3 × 100 कितना हो गया, 300। 300। अब लेकिन प्राइस के बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से सप्लाई बढ़ने का तो रेवेन्यू कम हो गया, 300 से कम हो गया, रेवेन्यू कितना रह गया, 220। सही है ना। मतलब 80 का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल नुकसान हो गया ना उसको। एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा और होता है जी जी, कि ये और सर ये इसके अंदर है ना, ये तो वो है ना, इनइलास्टिक। बिल्कुल, अगर डिमांड इन इलास्टिक है, अगर मिसाल के तो डिमांड इससे ज्यादा इलास्टिक होती, यूं होती बिल्कुल, तो जाहिर बात है फिर वो फर्क ना आता। लेकिन हमने कहा कि जनाब वीट की कंडीशन आती है कि जनाब उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, सप्लाई उसकी इलास्टिक है, और नई वैरायटी की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ गई है। तो अब क्या हो रहा है, उसको रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले यही देखा था ना, डिमांड सप्लाई के सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एनालिसिस करते वक्त जब हम उसको रेवेन्यू के साथ देख रहे थे कि जनाब अगर सही है। डिमांड जो है कर्व इलास्टिक है तो रेवेन्यू उसका जो है प्राइस बढ़ाने की वजह से कम हो जाएगा, यही था। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं इन इलास्टिक है तो फिर उसका सप्लाई के साथ उल्टा मामला होता है कि सप्लाई यहाँ पर इलास्टिक है। ठीक है, जी जी। इलास्टिक सप्लाई में प्राइस भी अगर जब कम होगा तो उसके मुकाबले में ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका रेवेन्यू बहरहाल कम हो गया। जब ये रेवेन्यू सही कम हो सर। गया तो जाहिर बात है उसको नुकसान हो गया। और एग्रीकल्चर में क्या होता है कि किसी भी चीज की सप्लाई जो डिटरमिन होती है वो 1 साल बाद होती है या 1 साल पहले होती है। ठीक है,
जो आज कंडीशन होगी जी। सर सप्लाई इलास्टिक है ना, अगर फॉर एग्जांपल सप्लाई भी इन इलास्टिक होता हाँ तो फिर होती वो फर्क सॉरी, नहीं, वो डिफरेंट होता है। जी बिस्मा कुछ वो पूछना चाह किस रही हैं? हाँ जी सर, आपने कहा क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा। मुझे एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स का पूछना था फर्स्ट 2 क्लासेस की, मुझे एलएमएस की मिली नहीं थी, मैं कहता हूँ आपसे पूछ लूँ। हाँ हाँ, नहीं वो मैं इंशाल्लाह जो क्या कहते हैं इससे पहले जो दिया मेरा ख्याल मैंने कुछ उस पे लोगों को करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इससे पहले ये जूम पे पहली दफ़ा क्लास हो रही है ना, इसको तो मैं खैर अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन दूसरी वाली जो है जो इससे पहले जो हुई थी जो गूगल मीट पे हुई थी, तो वो मेरे पास मौजूद है। मैं आप सब लोगों को जो है ये ईमेल के थ्रू जो है गूगल मीट का जो सॉरी जो क्योंकि हमारा गूगल बेस्ड IUBM का, तो वो जो गूगल ड्राइव है उसके थ्रू जो है मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह वो हो जाएगी। क्योंकि वो अगर मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के LMS के ऊपर, तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो फिर वो ओपन नहीं होता, यही हो रहा होता है ना। जी तो वो सर, हाँ तो फिर अब मैं ये करूँगा उसको कि वो मैं आपको जो है जो ड्राइव है उसके थ्रू मैं ईमेल कर देता हूँ वो लिंक, तो फिर वो आप लोगों से ओपन हो जाएगा। सर वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दें। जी वो तो बेटा आप लोग बना लेना, वो मैं कैसे बनाऊंगा, आप लोग आपस में देख लें। सर, ठीक है, आप अपना नंबर या तो एंटर कर दो चैट। मेरा नंबर मैं 1 मिनट में अभी बता देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। ये खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, मैं जल्दी लिख देता हूँ इसके ऊपर। सर आप फिर से स्टार्ट कर लेना। हाँ कर लेता हूँ, ये नंबर है, आ रहा है ना सर, ये नोट कर लें आप लोग। जी सर, ठीक